हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsai.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके उत्तर में हम पहले संक्षारण की परिभाषा को समझेंगे, संक्षारण कैसे होता है ये जानेंगे, और उसके बाद फिर हम एक एक करके धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय देखेंगे, जैसे यशदलेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाना, पेंट करना तथा तेल या ग्रीस की परत चढ़ाना। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें यशदलेपन और एनोडीकरण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को भी समझेंगे। तो चलिए इस प्रश्न के विस्तृत अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संक्षारण क्या होता है। आप सभी ने लोहे की वस्तुओं को देखा है। यदि लोहे की वस्तुएं हवा में अगर खुली रखी रहें तो वे नम वायु से क्रिया कर लेती हैं और उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। इसी प्रकार अगर चांदी का बना कोई पात्र या हमारे चांदी के आभूषण लगातार पानी के संपर्क में आए तो उनके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। और इसी प्रकार अगर हमारे घर में कॉपर या तांबे का कोई पात्र है और उसे हम लंबे समय से साफ नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी और वह मलिन हो जाएगा। तो इस प्रकार धातुएं अगर नम वायु में, आर्द्र वायु में अगर खुली रखी रहें तो उनके ऊपर भूरे, काले या हरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो धातुएं मलिन हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम समझते हैं। धातुएं नम वायु की उपस्थिति में, नम या आर्द्र वायु हम उसे कहते हैं जिसमें जलवाष्प मौजूद होती है। बारिश के समय वायु में आर्द्रता या नमी ज्यादा होती है। तो धातुएं नम वायु की उपस्थिति में वायुमंडलीय गैसों से क्रिया कर लेती हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। लोहा पानी की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में या जलवाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर Fe2O3 अर्थात फेरिक ऑक्साइड की भूरी परत में बदल जाता है। इसी प्रकार चांदी नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कर Ag2S अर्थात काले रंग के सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है। और कॉपर या तांबा नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर CuCO3 अर्थात कॉपर कार्बोनेट में बदल जाता है, जो एक हरे रंग का यौगिक है। तो यहां पर जो नमी है ये उत्प्रेरक का काम करती है और धातुएं नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके दूसरे यौगिकों में बदल जाती हैं। इस प्रकार धातुओं की ऊपरी परत का क्षय होने लगता है। धातुओं के ऊपर इन भंगुर ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की रंगीन परतें चढ़ जाती हैं। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण अर्थात यहां धातुओं का क्षय हो रहा है, धातुओं में दाने पड़ जाते हैं, धातुएं कटने लगती हैं, ऊपरी परत उनकी खराब हो जाती है। तो संक्षारण क्या है? तो धातुओं का संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें धातुएं दूसरे नए यौगिकों में बदल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं के संक्षारण में गैस तथा आर्द्रता युक्त वातावरण का संसर्ग संक्षारण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अर्थात संक्षारण के लिए धातुओं के पास दो चीजें होना चाहिए, एक तो नमी और दूसरी वायुमंडलीय गैसें। सामान्यतः धातुओं की संक्षारण क्रिया में निर्मित होने वाला अंतिम उत्पाद ऐसा यौगिक होता है जो प्रकृति में खनिज पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो धातुएं संक्षारण के बाद जिन यौगिकों में बदलती हैं, जैसे Fe2O3 में बदल जाता है, Ag2S में और CuCO3 में, ये जो उत्पाद या ये जो यौगिक बन रहे हैं संक्षारण के बाद, ये वास्तव में उन शुद्ध धातुओं के खनिज हैं जो प्रकृति में
पाए जाते हैं। तो धातुएं वापस अपने मूल या प्राकृतिक खनिजों में बदल जाती हैं। जैसे उदाहरण दिया है, लोहे पर जल योजित लोह या फेरिक ऑक्साइड की भूरे रंग की परत, चांदी पर सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत और तांबे पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो धातुएं प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, जैसे सोना व प्लेटिनम, उनमें सामान्यतः संक्षारण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि वे प्रकृति में मुक्त रूप में मिलती हैं, स्वतंत्र रूप में मिलती हैं, उनके यौगिक या खनिज होते ही नहीं। इसलिए सोना और प्लेटिनम उनके खनिज नहीं होते, तो वो खनिजों में नहीं बदलती, अर्थात उनमें जंग नहीं लगती। तो हमारी यहां पर परिभाषा तैयार हो गई संक्षारण की, कि जब धातुओं का संपर्क वायु या नमी से होता है तो उनकी ऊपरी परत पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि की भंगुर परत बन जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे पर जो भूरे रंग की परत चढ़ती है उसे हम जंग भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। चांदी पर काले रंग की परत और कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत बनना संक्षारण का उदाहरण है। अब हम देखेंगे संक्षारण से बचाव के उपाय। हम धातुओं को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। हमारे पास 5 तरीके हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। पहला तरीका है यस्द लेपन या गैल्वेनाइजेशन। यदि हम जंग लगने वाली धातु पर जंग न लगने वाली धातु की पतली परत अगर चढ़ा दें तो यह क्रिया यस्द लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। सामान्यतः लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। यह क्रिया विद्युत धारा के प्रभाव से होती है, इसलिए इसे हम विद्युत लेपन भी कहते हैं। ये दीजिए, ये यस्द लेपन क्रिया में विद्युत लेपन का चित्र आपके सामने है। मैं इसे समझाना चाहूंगा कैसे हम लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देंगे। तो जिस धातु पर हमें लेपन करना है, जैसे लोहे को जंग से बचाना है, तो लोहे को हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़कर कैथोड में बदल देते हैं, तथा जिस धातु की परत चढ़ाना है, जस्ते की परत चढ़ाना है जिंक की, तो उसे हम बैटरी के धन सिरे से जोड़कर एनोड में बदल देते हैं। और इसी जस्ते का लवण जैसे ZnSO4 यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले लिया जाता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, देखिए क्या होता है, ZnSO4 विद्युत धारा के प्रभाव से अपने आयनों में टूट जाता है। अब आप जानते हैं विपरीत आवेश वाले आयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर जाते हैं। तो Zn जो धन आयन है वो ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर जाएगा, तथा SO4 जो ऋण आयन है वो धन इलेक्ट्रोड एनोड की ओर जाएगा। अब होता क्या है समझिए। SO4 ये पहुंचा है Zn के पास। आप देख रहे हैं SO4 ऋण आयन एनोड के पास पहुंचे हैं और हमने एनोड बना रखा है जस्ते का। ये SO4 उस Zn से क्रिया करके पुनः लवण ZnSO4 में बदल जाता है और वापस विलयन में आ जाता है। ये घुलकर वापस विलयन में आ जाता है। साथ ही साथ ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। SO4 के पास 2 ऋण आयन है, अर्थात इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए पहुंच जाते हैं कैथोड पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अब Zn 2 धन आयन वाला जो कैथोड पर पहुंचा है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। ये देखिए, ये क्या करेगा Zn, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और Zn परमाणु में बदल जाएगा। इसी की परत धीरे धीरे इस लोहे के ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो ये क्रिया लगातार होती रहती है। ZnSO4 आयनों में टूट जाता है। SO4 Zn के पास पहुंचकर पुनः ZnSO4 में बदल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हुए कैथोड पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें Zn के द्वारा ले लिया जाता है। Zn परमाणु में बदलकर लोहे के ऊपर चिपक जाता है।
इसे और अच्छे से समझाने के लिए हम एक और चित्र आपके सामने ला रहे हैं। ये देखिए, तो जस्ता जो है या जिंक या Zn वो धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और उस जस्ते के परमाणु दूसरी तरफ देखिए, सीधे हाथ तरफ लोहे पर जाकर चिपक जाएंगे। इसे को कहेंगे हम यस दलेपन या गैल्वेनाइजेशन। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर जस्ते का लेपन किया जाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि इस प्रकार लेपन के द्वारा तैयार की गई गैल्वेनाइज नालीदार चादरें बाजारों में आती हैं। इन्हें हम अपने घरों की छतों पर लगाते हैं। ये लगातार बारिश के संपर्क में रहे तो भी इनमें जंग नहीं लगती, इनमें झारे नहीं पड़ते, ये खराब नहीं होती क्योंकि उन पर जस्ते की परत चढ़ी हुई है। ऐसा करने से लोहे का वायुमंडलीय वायु से संपर्क टूट जाता है। अगली विधि है हमारी जंग से बचाने की धातुओं को एनोडीकरण, ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा के। अब ध्यान दीजिए, अगर एल्युमिनियम धातु वायुमंडल में खुली रहे तो इस पर भी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी। अर्थात एल्युमिनियम धातु भी नमी की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाती है। भूरे रंग की यह परत एल्युमिनियम धातु के ऊपर चढ़ जाएगी, एल्युमिनियम का भी संक्षारण हो जाएगा, एल्युमिनियम की ऊपरी परत खराब हो जाएगी। लेकिन ये परत, ये मान लीजिए एल्युमिनियम धातु का टुकड़ा है और ये ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ गई, जिसे हम संक्षारण कह रहे हैं। अब ये परत इस अंदर की एल्युमिनियम धातु का संपर्क ऑक्सीजन से काट देगी। अगर ये पतली परत चढ़ जाए एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो अब इस एल्युमिनियम धातु का संपर्क बाहर की वायुमंडलीय वायु से नहीं होगा और अब जंग लगने की प्रक्रिया, संचरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब संचरण नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का पतला आवरण चढ़ गया है, जो इस एल्युमिनियम परमाणुओं का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने दे रहा, अर्थात संचरण अब रुक गया। अगर यही क्रिया, ये तो प्राकृतिक क्रिया है जो वायुमंडल में हो रही है, लेकिन यही क्रिया अगर हम विद्युत लेपन द्वारा कराएं और इस ऑक्साइड की मोटी परत एल्युमिनियम पर चढ़ा दें, बस उसी क्रिया को कहते हैं हम एनोडीकरण। ये देखिए, एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। प्राकृतिक रूप से वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया कि एल्युमिनियम खुला रखा रहे तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। अब इस परत को मोटा कर दें अगर हम विद्युत लेपन विधि द्वारा, इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से, अर्थात एल्युमिनियम धातु को संक्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अर्थात एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। तो एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक रूप से जो परत चढ़ रही है, उस परत को अगर हम विद्युत लेपन द्वारा ज्यादा मोटा कर दें तो वह एल्युमिनियम धातु को संक्षारण से बचा लेगी और इसी को कहेंगे हम एनोडीकरण। ये इस प्रकार देखिए, यहां पर विद्युत लेपन विधि एक सेल बनाया गया है और विद्युत लेपन विधि के बारे में बताया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का जलीय विलयन होता है। हम किसी भी अम्ल का तनु विलयन ले लेंगे। अम्ल का तनु विलयन अर्थात अम्ल को हमने पानी में घोल रखा है, तो यहां विद्युत अपघटक के रूप में या इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम तनु अम्ल ले लेते हैं, अर्थात किसी अम्ल का जलीय विलयन ले लेते हैं, H2SO4 और पानी का घोल हम यहां पे ले लेते हैं। और दो इलेक्ट्रोड हैं, धन जो है ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड है एनोड पर, और कैथोड पर हम कार्बन का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अम्ल और पानी की क्रिया से, अम्ल और पानी की रासायनिक क्रिया से दो गैसें उत्पन्न होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैथोड पर बनती है, ऋण इलेक्ट्रोड पर बनती है और बुलबुलों के रूप में यहां से निकल जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो बन रही है धन इलेक्ट्रोड एनोड पर, जो एल्युमिनियम का है।
तो ये ऑक्सीजन फिर इस एल्यूमिनियम से जुड़ जाती है और Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत के रूप में एल्यूमिनियम पर चढ़ जाती है। तो यहां जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, जो तनु अम्ल का हमारा जलीय विलयन है उसमें के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें बनेंगी। ऑक्सीजन जाएगी एल्यूमिनियम के पास और एल्यूमिनियम से जुड़कर बना लेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत। तो ये क्रिया लगातार होती रहती है और एल्यूमिनियम पर Al2O3 की परत चढ़ती रहती है। तो एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। और इस प्रकार ये जो एल्यूमिनियम पर परत चढ़ गई है अब Al2O3 की, ये जो परत है ये उस एल्यूमिनियम को मजबूती भी प्रदान करती है, एल्यूमिनियम को खुरदरी सतह को चिकना भी कर देती है और एल्यूमिनियम पर अब आप कलर या रंग भी चढ़ा सकते हैं। यानी ये परत उसे जंग से तो बचा ही रही है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम को मजबूती, चिकनाहट और चमक भी प्रदान कर रही है। ऐसे एल्यूमिनियम के बने हुए उपकरण, एलॉय धातु के उपकरण बाजारों में आते हैं। चलिए अब हम जाते हैं हमारे संरक्षण से धातुओं को बचाने के तीसरे उपाय पर, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु, अगर हम दो या दो से अधिक धातुओं को पिघला लें, इसमें एक होती है मूल धातु जो ज्यादा मात्रा में होती है और बाकी जो धातुएं हैं वो कम मात्रा में होती हैं, इन सभी को हम पिघला लें और पिघलाकर मिला दें तो क्या होगा? भिन्न भिन्न धातुओं के परमाणु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक समांगीय मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर अगर मिला दिया जाए तो समांगीय मिश्रण तैयार हो जाता है। देखिए दोनों के परमाणु एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। फिर इसे ठंडा कर लीजिए और आपकी मिश्र धातु तैयार हो जाएगी। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को जो ज्यादा मात्रा में उसे गलित अवस्था में लाया जाता है, पिघलाया जाता है गर्म करके। तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत यानी ठंडा किया जाता है। किसी धातु की मिश्र धातु बनाकर उसके गुणधर्म बदले जा सकते हैं। ऐसा करने से उस धातु की उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे लोहा, लोहा बहुत नर्म और संक्षारण खाने वाला धातु है। नरम भी होता है लोहा और बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाती है, ऊपरी परत खराब होने लगती है तुरंत अगर नमी के संपर्क में आ जाए। तो हम क्या करें? उस लोहे को भी पिघला लिया बड़े कड़ाई में और उसमें थोड़ी सी मात्रा में कार्बन, निकिल और क्रोमियम पिघला के अगर निश्चित मात्रा में डाल दिया तो वह लोहा इस्पात में बदल जाता है। इस्पात लोहे से ज्यादा मजबूत यानी दृढ़ भी होता है, चमकदार और चिकना भी होता है और संक्षारण प्रतिरोधी होता है, उसमें जंग नहीं लगती। तो इस प्रकार हम मूल धातु की अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाकर उसे जंग से बचा सकते हैं। और यहां उदाहरण के तौर पर लोहे से इस्पात बनाना बताया गया है। अगर आप आपकी किताबों में देखें तो एक चित्र बना हुआ है। यह दिल्ली में स्थित एक लौह स्तंभ है। यह 1600 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। इसकी ऊंचाई 8 मीटर और वजन 600 किलोग्राम है। इसमें मूल धातु लोहा है, लेकिन ये 1600 वर्षों से लगातार हवा, पानी, धूप के संपर्क में आ रहा है, लेकिन इस पे आज तक जंग नहीं लगी, इसका क्षरण नहीं हुआ, ये नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये शुद्ध लोहे का नहीं बल्कि लोहे की मिश्र धातु का बना है, जिसे हम इस्पात कहते हैं। तो 1600 वर्ष पूर्व भी जो हमारे धातु वैज्ञानिक थे वो मिश्र धातुओं के बारे में जानते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं संक्षारण से बचाव के हमारे अगले और 5वें उपाय पर, पेंट करके। ये बाजारों में इस प्रकार के ऑयल पेंट आते हैं अलग अलग कंपनियों के। अगर इनकी परत हम धातुओं पर चढ़ा दें, अगर हम लोहे पर ऑयल पेंट या वार्निश कर दें तो क्या होगा? उस लोहे का संपर्क वायुमंडलीय वायु से कट जाएगा। भाई लोहे के ऊपर पतली परत चढ़ गई, जैसे आप रेनकोट पहन लेते हैं, फिर आप गीले नहीं होंगे क्योंकि जो पानी है वो आपके त्वचा से नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर हम धातुओं पर इन ऑयल पेंट या वार्निश की पतली परत चढ़ा दें तो लोहे का संपर्क वायु से कट जाएगा, लोहे में जंग नहीं लगेगी। लेकिन कुछ सालों बाद देखिए चित्र दिखा रहा है कि ऑयल पेंट या परत हट गई है। यहां पर जैसी परत हटेगी
वापस जंग लगना शुरू हो जाएगी। ये जंग भंगुर होती है, आप इसे रेगमाल से रगड़ के हटा दें और वापस ऑयल पेंट कर दें, फिर आपके लोहे में नई जान आ जाएगी, ज्यादा समय तक वह चलेगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्यतः लोहे से बने सामानों पर पेंट की 1 या 2 परत चढ़ा देने से उसे जंग से बचाया जा सकता है। लोहे से बने सामानों पर पेंट की 1 या 2 परत चढ़ा देने पर लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन नमी के संपर्क में नहीं आता तथा जंग से बच जाता है। इसी प्रकार आपने रेड ऑक्साइड भी देखा है, बाजारों में आता है। यह वास्तव में लोहे की जंग है। रेड ऑक्साइड है क्या? रेड ऑक्साइड वास्तव में लाल रंग का Fe2O3 अर्थात लोहे की जंग ही है। इसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इसकी हम परत लोहे पे चढ़ा दें तो यह वास्तव में रेड ऑक्साइड लोहे की जंग ही है। लाल रंग का आयरन ऑक्साइड है, इसे अगर हम लोहे पर चढ़ा दें तो इससे लोहा संक्षारण से बच जाता है और साथ ही साथ लोहे को यह जो रेड ऑक्साइड है यह मजबूती प्रदान करता है ना, उसे दाग से बचाता है, ऊष्मा और प्रकाश से बचाता है, गर्मी सहन करने की क्षमता देता है। तो हम कभी कभी ऑयल पेंट की जगह रेड ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाकर भी लोहे को जंग से बचा लेते हैं। और 5वां और अंतिम उपाय है तेल या ग्रीस लगाकर। तो आपने तेल अर्थात ऑयल भी देखा है, बाजारों में आता है, और ग्रीस भी देखा। ऑयल पतला होता है और ग्रीस थोड़ा सा गाढ़ा या जेल फॉर्म में आता है। तो हम अक्सर ग्रीस को हम ऑयल को हम अपनी मोटरसाइकिलों और साइकिलों की चेन में डालते हैं, है ना, और ग्रीस को हम बैरिंग में लगाते हैं और हमारे जो इंजन है वो भी ऑयल में डूबे हुए रहते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा? अगर कल पुर्जों पर ग्रीस या ऑयल लगा दिया जाए तो कल पुर्जे चिकने हो जाते हैं, घर्षण नहीं होता, जिससे वो खराब नहीं होते, गर्म नहीं होते और आवाज नहीं आती। लेकिन सबसे मुख्य फायदा यह है कि उनके ऊपर ऑयल या ग्रीस की पतली चिकनी परत बन जाती है। चिकनी परत बन जाती है, ये उन्हें घर्षण से तो बचाती ही है, साथ ही साथ जंग लगने से भी बचाती है। तो लोहे के सामानों पर ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से वे हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में नहीं आते तथा उनको जंग लगने से बचाया जाता है। यही कारण है कि साइकिल आदि की चेन पर ग्रीस की परत नियमित रूप से चढ़ाई जाती है ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। इसी प्रकार मशीनों के कल पुर्जे तेल में डूबे रहते हैं। इसी प्रकार ऑयल या ग्रीस आपके पास नहीं है तो आप पेट्रोलियम जेली, वैक्सीन और वैसलीन, पेट्रोलियम जेली और वैसलीन आदि भी धातुओं के ऊपर लगा सकते हैं। ये भी चिकने होते हैं, एक आवरण चढ़ जाता है इनका धातुओं पर, अब जंग नहीं लगती। आप भी अपनी त्वचा पर वैसलीन और पेट्रोलियम जेली लगाते हैं ना, तो आपकी त्वचा ठंड से खराब नहीं होती। इसी प्रकार हम कल पुर्जों पर तेल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन लगाकर उन्हें चिकना करके उन पर पतली परत चढ़ाकर उनका वायु से संपर्क तोड़कर उन्हें जंग से बचा सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि संक्षारण क्या होता है, उसकी परिभाषा समझी। संक्षारण हमने भिन्न भिन्न धातुओं में संक्षारण की रासायनिक समीकरण देखी। उसके बाद संक्षारण के एक एक करके सारे तरीके विस्तृत रूप से समझे। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।